हाँ भाई, तो सबसे पहले क्या आपके पास एक वेक्टर वेक्टर एक क्या है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो एक डायरेक्शन होगी प्रॉपर, इस तरीके से बनाएंगे। तो अगर आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं, ए और बी, और उनकी वैल्यूज दी हुई है 1 2 3, और यहाँ पे दिया है 2 1 5, तो क्या आप इनके बीच में वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। फॉर्मूला कैसे है? x2 - x1 i प्लस y2 - y1 j प्लस z2 - z1 k। मतलब वेक्टर क्रिएट किया जा सकता है ए बी वेक्टर। बड़ा ही सिंपल है। 2 - 1 1 i है ना, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना। 1 - 2 माइनस j, और 5 - 3 प्लस 2। सही है, और ऐसे कैप लगाना, कैप ऐसे लगाना मत भूलिएगा। फिर हम ए बी का क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। कितना आएगा, √6। ऐसे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हर वेक्टर के अपनी दो चीजें होती हैं, एक होता है डायरेक्शन कोसाइन, एक होता है डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो को ए बी और सी से डिनोट करते हैं। निकालने के लिए अपना वही फॉर्मूला, x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। सही है। डायरेक्शन कोसाइंस के लिए डिनोट करते हैं एल एम और एन। एल निकालने के लिए, एल एम एन निकालने के लिए आपके पास कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। मतलब आपका वो जो भी वेक्टर होगा, वो तीनों एक्सेस के साथ कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट जरूर करेगा, अल्फा बीटा गामा। और अगर आपको कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा मिल जाए, तो आप उस वेक्टर के क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन निकालने का एक तरीका और भी है, यूनिट वेक्टर। अगर आप उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो आपको आई जे के आगे जो मिलता है, वो कहीं ना कहीं एल आई प्लस एम जे प्लस एन के ही होता है। सही है। जैसे अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला एक बनाया था, वेक्टर था हमारे पास ये, i - j + 2। तो i - j एंड प्लस 2 के, आप इसको डिवाइड कर रहे हैं इसी के मैग्नीट्यूड से। तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर एंड प्लस 2 का, कितना हो जाएगा आपके पास, i - j एंड प्लस 2 के अपॉन में √6। अलग अलग बांट देंगे आप, 1/√6 -1/√6 j एंड प्लस 2/√6। सही है। तो ये जो 1/√6 है, -1/√6 है, 2/√6 है, ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर कोई किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन पूछता है, तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप एंगल्स के थ्रू निकालें अगर एंगल पता है तो, और या तो आप यूनिट वेक्टर निकालें। अच्छा जी, दो रिलेशनशिप्स और भी थे जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला था L² + M² + N² = 1। फिर इसी के आधार पर हमने ये बना रखा है cos² अल्फा प्लस cos² बीटा एंड प्लस cos² गामा = 1। फिर एक रिलेशनशिप और भी है साइन वाला, sin² अल्फा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा। 2 नहीं है, -2 है मेरे ख्याल से। भाई cos को आप क्या लिख सकते हो, 1 - sin² बीटा और 1 - sin² गामा = 1। इन सब के आगे है तो -3 sin² अल्फा आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 3 आएगा, यहाँ 1 वहां भेजोगे -2। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास आएगा sin²। अच्छा, मैंने ये सब प्लस क्यों कर दिया यार, सही बात है, नहीं नहीं नहीं, गलती हो गई। ये 3 हो जाएगा, हाँ 2 आएगा, सही बात, 2 आएगा, बिल्कुल सही। भाई इसको इसको और इसको, इनमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे। 1 + 1 + 1 3 हो गया, 3 को उधर भेज दिया आपने, 1 - 3 -2 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, तो sin² अल्फा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा किसके इक्वल है, 2 के। ठीक है, इन रिलेशनशिप्स को आप याद रखिएगा, ये आपके काम आएंगे। ओके ओके। इसके बाद आपने ये चीज भी देखी थी कि अगर ए वेक्टर पता है, ठीक है, i - j n + 2, तो मैं 5a वेक्टर भी बना सकता हूँ। बस खाली क्या करना है,
5 से मल्टीप्लाई बन जाएगा, निकाल देंगे। ठीक है, उसके बाद कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स हमने देख लिया था। यहाँ पर यूनिट वेक्टर निकालना है किसी पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन में, निकाल सकते हैं भाई। आप क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। और यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या तरीका है, यूनिट वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ए वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, और आप उसी यूनिट वेक्टर को किसी भी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो उसी की डायरेक्शन में 3 मैग्नीट्यूड का वेक्टर बनता है। ओके, अच्छा जी, फिर एक सेक्शन फॉर्मूला था वेक्टर्स में। सेक्शन फॉर्मूला क्या था कि अगर 2 पॉइंट है अगर आपके पास, ठीक है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, और अगर उनके क्या पता है आपको, डायरेक्शन, डायरेक्शन पोजिशन वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उनके बीच में बनने वाला जो भी वेक्टर है, ठीक है, उसका जो पॉइंट है सी पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर निकाला जा सकता है। और फॉर्मूला क्या था, आर वेक्टर मतलब किसी रेशियो में बांटेगा वो, एम रेशियो एन में। तो फॉर्मूला क्या था आपके पास, एम को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, बी वेक्टर के साथ, एन को मल्टीप्लाई करेंगे हम ए वेक्टर के साथ, और अपॉन में एम प्लस एन, ये सब सेक्शन फॉर्मूले वाला। इसके बाद एक था आपके पास ये वाला कि अगर वो पॉइंट बाहर है, ठीक है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, और ये सी है, तो ये ए, यहाँ पर बी, और ये आर। अगर एक्सटर्नली है तो ये वाला रेशियो एम, ये वाला रेशियो एन, तो माइनस चलता है। ध्यान रखिएगा एम किससे कनेक्ट है, ए वेक्टर से कनेक्ट है ना, तो एम को मल्टीप्लाई करेंगे आप बी वेक्टर के साथ, मतलब आर वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन में एम माइनस एन। सही है, क्वेश्चन कराने की जरूरत तो नहीं है ना, ठीक है, ये सब आपको आता ही है। इसमें इक्वली इंक्लाइंड, देखो ये क्वेश्चन 2 नंबर में वो पूछ सकते हैं, इक्वली इंक्लाइंड वाला, प्लीज इक्वली इंक्लाइंड वाला करवाना है मुझे कि नहीं करवाना। देखो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है कि कोई वेक्टर है आपका, आपको शो करना है कि ये जो वेक्टर है ये तीनों एक्सिस के साथ सेम एंगल क्रिएट कर रहा है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब यही है। तो मैं क्या करूंगा, एक को अल्फा, एक को बीटा, और एक को गामा बना लेंगे, ठीक है। तो वेक्टर आपको दिया हुआ है आई प्लस जे एन प्लस के। अब कैसे शो करोगे कि इक्वली इंक्लाइंड है, बताइए। हम क्या करेंगे, बिल्कुल सही बात है, मैं अगर इन तीनों एंगलों को इक्वल करा दूं तो शो हो जाएगा इक्वली इंक्लाइंड है। अब एंगल कैसे निकालते हैं, एक वेक्टर से एंगल कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम उसका क्या निकालते हैं, यूनिट वेक्टर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। मान लीजिए जैसे इसी का निकाल देते हैं, चलो आई प्लस जे एंड प्लस के, मैग्नीट्यूड जो है वो अंडर रूट के अंदर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब अंडर रूट 3, और फिर आप इनको बांट देंगे, 1 अपॉन में अंडर रूट 3 आई प्लस 1 अपॉन में अंडर रूट 3 जे एंड 1 अपॉन में अंडर रूट 3 के। अच्छा एक चीज और है, हाँ एक चीज मैंने आपको पूछी नहीं, 2i प्लस 3j और प्लस 4 के, अगर मैं आपको बोलूं इसके स्केलर कंपोनेंट लिखो तो क्या होगा, 2 3 और 4 स्केलर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा, 2i 3j 4k, नो प्लस, आई जे के साथ लिखोगे तो उसको वेक्टर कंपोनेंट कहते हैं, एक नंबर में पूछता है, ठीक है। तो अब आपने यूनिट वेक्टर निकाल दिया। अब यूनिट वेक्टर निकलने के बाद आपको क्या करना है, आपको तो एंगल्स निकालने हैं ना, तो मतलब L इक्वल टू में किसके बराबर था, कॉस अल्फा के, इसी के थ्रू निकालेंगे आप, 1/√3 इक्वल टू में कॉस अल्फा, अल्फा को अकेला कर देंगे, कॉस इनवर्स 1/√3। भैया ये तो कोई वैल्यू ही नहीं होती, अरे कोई बात नहीं, ये वैल्यू नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रखो। ऐसे बीटा निकाल दीजिएगा, ऐसे ही गामा निकाल दीजिएगा, तीनों इक्वल आएंगे क्योंकि कॉस इनवर्स ही है, देखो सब में, और क्या शो हो जाएगा, इक्वली इंक्लाइंड। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे पूछ सकता है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस एंड दैट, वो चीज आप कर लोगे, फाइंड द पोजीशन वेक्टर, ठीक है कर लोगे आप। इसके बाद आपके पास कुछ डॉट प्रोडक्ट्स आए थे। इसमें सबसे पहला जो डॉट मतलब एक था डॉट प्रोडक्ट और एक था
क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। सही है। इससे काफी फॉर्मूले बने हैं। अगर मान लीजिए देखो ये एक फॉर्मूला है, इसके ऑब्जर्वेशन देखिए, कोई वेक्टर अपने साथ ही जब डॉट करेगा तो ए का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे कॉस जीरो कितना होता है? 1। तो कहीं ना कहीं ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल बनाता है ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इस पे बेस रखकर बहुत सारे प्रूफ होते हैं। प्रूफ आएगा 100%, एमटीजी के प्रूफ कर लो, मोर देन एनफ है, मोर देन एनफ। ठीक है, उससे बाहर प्रूफ में नहीं आएगा। और बहुत सारी जगहों पर ऐसा यूज होगा, जैसे मान लीजिए आपको कोई ये बोले कि 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के दो, ऐसे करके बोलता है, तो ये वाला क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे ही होगी, स्क्वायर लगवा लीजिए। अब स्क्वायर लगा हुआ है ना किसी के ऊपर, तो इसका मतलब वही वेक्टर दो बार डॉट में लिख सकते हो ना आप। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, डॉट कराएंगे आप किसके साथ? 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फिर मल्टीप्लाई कराएंगे डॉट। तो जैसे ही कराओगे तो आपके पास 2a वेक्टर को पूरे के साथ कराना पड़ेगा, 2a वेक्टर प्लस और बी वेक्टर 2a वेक्टर प्लस, ऐसे क्वेश्चन है एमटीजी है ना, यही है ना। तो इस तरीके से फिर जब आप डॉट कराओगे तो आपके पास कुछ ऐसा बनेगा, 2a वेक्टर डॉट ए वेक्टर एंड प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस, कॉम्पिटिटिव लॉ फॉलो करता है डॉट पे, मतलब पलट के लिखा जा सकता है। तो जब आप करोगे तो यहाँ पे 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड प्लस बी वेक्टर, ये कितना हो जाएगा आपके पास? 2a वेक्टर का स्क्वायर। ऐसा करना पड़ेगा आपको, प्रूफ्स आएंगे ऐसे पक्का, 100% हूँ मैं इस बारे में। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कितना हो जाएगा? ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ऐसे ही ये चीज और ये चीज सेम है, तो यहाँ हो जाएगा 4a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये हो जाएगा आपके पास बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में शायद ए और बी यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1 का फिर ये वो 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। और मेरे ख्याल से ये दोनों शायद 0.9% ऐसा कुछ है, या इसकी वैल्यू पूछी है, पता नहीं, कुछ तो भी ऐसे है। तो ये आपके पास हो जाएगा 4 इंटू में 0, तो खत्म हो जाएगा। 2 + 1 कितना हो गया? 3। ये मैग्नीट्यूड के स्क्वायर की वैल्यू है, आपको सिंपल मैग्नीट्यूड पूछा था उन्होंने, तो क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर पल्ली तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे √3 प्लस और ये वैल्यू है। मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव तो होगा नहीं, तो आप प्लस वाली वैल्यू को टिक करें। ठीक है, ऐसा आपको एक क्वेश्चन आएगा प्रूफ में, कर लीजिएगा। एक वो मल्टीप्लाई बाय 400 करके आता है, वो चीज भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वो पूछते ही पूछते हैं। अच्छा, दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होंगे? दो वेक्टर्स का परपेंडिकुलर होना कब सिद्ध होगा? जब उनके डॉटों का प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाएगा। ये तो वेक्टर प्रोडक्ट मतलब वेक्टर ऐसा दिखा देगा ना, कार्टेशियन में भी आप कर सकते हो, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, पैरेलल कब होते हैं? जब a1 अपॉन a2, बिल्कुल सही बात है, b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ a1 b1 c1 डायरेक्शन रेशियोज हैं पहले वाले वेक्टर के, a2 b2 c2 दूसरे वाले वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हैं। ये काम डायरेक्शन कोसाइन के साथ भी चलता है, m1 m2 प्लस n1, और ऐसे ही L1 अपॉन में L2, m1 अपॉन में और n1 अपॉन में। ये चीज भी लाउड है, ये चीज भी लाउड है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एंगल। भाई कॉस, दो वेक्टरों के बीच में एंगल भी निकाला जा सकता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के, अगर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल होगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस 0, पैरेलल वेक्टर। तो कॉस 0 हो जाएगा तो आपके पास 1 हो जाएगा, तो मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का। अब आपको ये बात समझनी, कभी कभी क्वेश्चन में
परपेंडिकुलर वेक्टर बोल देगा तो समझना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर है, 0। कभी कभी पैरेलल बोल देगा तो आपको समझना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये बात भी आप ध्यान रखना, वहां पर तुरंत रफ में आपको कंक्लूड करना है मतलब क्या है इसका। यूनिट वेक्टर बोलता है तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, 0। ठीक है, हाँ मतलब हाँ सॉरी सॉरी, ठीक है। बाकी इसमें तो मेरे ख्याल से ऐसा सच कुछ है नहीं, प्रूफ आएंगे इनका, एक तो ये यूज हो गया, ये यूज होंगे, हाँ ठीक है। थीटा एंगल कॉस थीटा किसके बराबर होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड इसके बराबर है। और ये पूरे के ऊपर भी मॉडुलस लगता है क्योंकि यहाँ पर जो थीटा है वो, हाँ मतलब 90 से बड़ा नहीं होता, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी प्रोजेक्शन की बात कर लेते हैं। प्रोजेक्शन एक टॉपिक और है इसमें। प्रोजेक्शन का मतलब होता है परछाई, शेडो। ठीक है, मैं अगर कहूं ए वेक्टर प्रोजेक्शन ऑन बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर की परछाई किसके ऊपर, बी वेक्टर के ऊपर। तो परछाई जब पूछता है तो मतलब ए वेक्टर ऐसे रहेगा और बी वेक्टर नीचे रहेगा, तो उसकी परछाई पड़ेगी। तो जिसके ऊपर पूछा है उसका तो डॉट लेना है, उसका डॉट करो, उसका यूनिट वेक्टर लेना है। और जिसकी परछाई पूछी है उसका प्रॉपर वेक्टर है, मतलब ये निकलेगा, ऐसे निकलेगा प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो इनका डॉट करना है। अब डॉट में एक फॉर्मूला तो ये हो गया, एक फॉर्मूला और भी होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का, ये फॉर्मूला एनसीईआरटी लिखती है, ये हमने कंक्लूड किया कि याद रहे थोड़ा सा। मतलब जिसके ऊपर निकालते हैं ना उसी का तामझाम लिखते हैं, उसी का यूनिट निकलेगा। ऐसी प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर बोलता है तो उसी हिसाब से चेंज हो जाता है। क्वेश्चन कराने की रिक्वायरमेंट तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट। मैं ध्यान रखिएगा लैम्बडा करके क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें इंपॉर्टेंट है वो हाँ जिसमें आपको परपेंडिकुलर वेक्टर बोला है। ठीक है, और इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। क्रॉस भैया ऊपर आई जे के और फिर नीचे वो लेते हैं ना ये वाली, बिल्कुल क्रॉस प्रोडक्ट समझिए। क्रॉस प्रोडक्ट पहले तो मुझे एक बात बताओ देता क्या है, कौन सा वेक्टर, बिल्कुल। जैसे मान लीजिए एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, तो अगर मैं इन दोनों का क्रॉस कर रहा हूं तो इसका बात बिल्कुल सही कह रहे हो आपकी, मिलेगा क्या, एक वेक्टर। क्या मिलेगा, एक वेक्टर। लेकिन वो वेक्टर की खासियत क्या होगी कि वो दोनों के ही क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एक वेक्टर देगा, लेकिन वो वाला वेक्टर होगा विच इज परपेंडिकुलर। इस वेक्टर की खासियत है कि ये परपेंडिकुलर है टू ए वेक्टर एंड बी, दोनों ही वेक्टरों की क्या है, परपेंडिकुलर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, मतलब अगर आप दो वेक्टरों का क्रॉस कर रहे हो तो इसका मतलब आप उन दोनों ही वेक्टरों के परपेंडिकुलर वेक्टर ढूंढ रहे हो। ऐसा बहुत सारा काम आप 3D में करते भी हैं। दो लाइनें दी हुई हैं, ठीक है, और बोला है हमारी वाली जो लाइन है जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है उसके ऊपर एक पॉइंट है लेकिन उसकी डायरेक्शन मिसिंग है। तो हम क्या करते हैं, जो नीचे जो दो वेक्टर गए हैं इन दोनों का हम क्या निकाल देते हैं, क्रॉस, इनकी डायरेक्शन वेक्टरों का क्रॉस, जिससे हमें एक परपेंडिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन मिल जाती है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट से आपको ये चीज देता है, करते कैसे हैं समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर आपको करना है तो आपको ऐसे डिटरमिनेंट लिखना पड़ता है। यहाँ पर आई है, यहाँ जे है, यहाँ पर के है। पहले वाले वेक्टर की वैल्यूज लिखते हैं आप A1 B1 और C1, दूसरे वाले का लिखते हैं A2 B2 और C2, और फिर आप इसको सॉल्व कर देते हैं, मतलब डिटरमिनेंट निकालते हैं। जो मैं इसका है डिटरमिनेंट निकालना था आपको आता है। डिटरमिनेंट के लिए फिर आप आई रखते हैं और वो वाली बात है B1 C1 B2 C2, फिर माइनस जे, फिर वही रो कॉलम और फिर के। ठीक है, क्रॉस आप ऐसे करते हैं।
क्रॉस के केस में भी कुछ कंडीशंस होती हैं। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, देखो इस पर शायद एक नंबर में वो पूछ सकता है आपसे, इस तरीके का आप फॉलो करते हैं, आई, ठीक है, जे और के, आई जे के, देखो जैसे, हाँ, और आपका ये जो मामला है ये इस तरीके से चलता है, ठीक है, के से आप आई पे जाएंगे, फिर यहाँ पे इस तरीके से घूमता है। घड़ी ऐसे घूमती है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी के अगेंस्ट, एंटी, ठीक है। तो अगर इस पैटर्न में पूछता है आपसे, जैसे मान लो मैं पूछूं आई क्रॉस जे, क्या देगा, आंसर है के। लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछा है जे क्रॉस आई, तो उल्टा हो गया ना मामला, भाई अपना रूल था एंटी क्लॉकवाइज, ये चला रहा है क्लॉकवाइज, तो उल्टा हुआ, तो उल्टा हुआ तो देगा तो के ही, लेकिन माइनस। मतलब आई जे के तीन चीजें हैं, किन्हीं भी दो को करोगे तो तीसरा मिलेगा। अब अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है मामला, तब तो ठीक है, तब तो प्लस का मिलेगा, अगर अपोजिट में जा रहा है तो उल्टा मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज और, कभी कभी एंगल जो है वो आपसे पूछ लेता है, लेकिन क्रॉस देखिए तो क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड, ये भी एक तरीका है, ठीक है। फिर आपके पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और अगर आपको को इनिशियल वेक्टर गिवन है, ध्यान रखिएगा को इनिशियल वेक्टर होने चाहिए, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं इस बात पर, को इनिशियल चाहिए मेरे को, एक ही जगह से शुरू होने वाले हैं। कभी कभी क्या करता है ना, वो आपको ए बी वेक्टर दे देगा, दूसरा वो आपको सी बी वेक्टर देगा, मतलब पल्ली तरफ से आ रहा है, तो आपको खुद माइनस अप्लाई करवाते हुए उसकी डायरेक्शन को बदल देना है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। और फिर आपको फॉर्मूला लगा देना है हाफ इनटू में ए बी वेक्टर, मतलब जो ऊपर वाला वेक्टर है, क्रॉस बी सी वेक्टर, माइनस माइनस नहीं होता इसमें, क्रॉस ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ये, क्रॉस करोगे तो वेक्टर मिलेगा, एरिया में वेक्टर क्या कर रहा है, वेक्टर थोड़ी चाहिए मुझे, बल्कि उसका क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव रहेगा और आप निकाल लोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, आगे समझ में, ठीक है। ऐसे ही आपके पास पैरेललोग्राम का भी है मामला, हाँ जी बिल्कुल, पैरेललोग्राम में आपके पास जैसे यहाँ ए है, यहाँ बी है, ये सी है, ये डी है, इसमें भी कोई इनिशियल वेक्टर चाहिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक ही बात, अलग नहीं है फॉर्मूला। तो बी ए वेक्टर, बी से शुरू होने वाला, देखो क्रॉस करना पड़ेगा आपको किसके साथ, बी सी वेक्टर और इसका, ठीक है। आजकल कुछ सैंपल पेपरों में मैंने देखा है इस तरीके से मामला चला है, रोम्बस है, ये क्वेश्चन भी हमें देखने को मिला है, रोम्बस वाला सैंपल पेपर में, ये इस तरीके से है, और ये वाला जो है ये ए वेक्टर है, ठीक है, और मतलब ऐसे कुछ है शायद, यहाँ पे ये टू ए वेक्टर है, और ये आपके पास थ्री बी वेक्टर है, आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में ऐसा निकालना है, ऐसा कुछ, तो भाई ये थ्री बी वेक्टर है, ठीक है, मतलब ऐसे करके कुछ है, कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको ये थ्री बी वेक्टर है, ठीक है, और मतलब ऐसा कुछ है यहाँ पर कि ये, फिर हमें साइन चेंज कराने पड़ते हैं इनको, कुछ तो भी है ऐसा, रोम्बस का कोई क्वेश्चन है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्या है, ऐसा है क्वेश्चन, देखो ए बी सी डी आपके पास क्या है, एक रोम्बस है, तो यहाँ ए हो गया, यहाँ बी है, ये सी है और ये डी है, whose diagonals intersect at E, जिसके डायगोनल एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं, ई पर, एक क्वेश्चन उन्होंने 2020 में पूछा था, ई में मिलते हैं, आपसे ये पूछा है कि ई ए वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर प्लस ई सी वेक्टर एंड प्लस ई डी वेक्टर किसके इक्वल होगा, जीरो वेक्टर के, ए डी वेक्टर के, टू बी सी वेक्टर के, या फिर टू ए डी वेक्टर,
हाँ, एक नंबर में पूछा आंसर। ई ए वेक्टर मतलब ई से शुरू होगा, ए पे जाएगा। ई बी वेक्टर मतलब यहाँ जाएगा। ई सी वेक्टर मतलब ई से शुरू होगा, सी पे जाएगा। ई डी वेक्टर मतलब ऐसा आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला वेक्टर, देखो ये दोनों इक्वल होते हैं, डायरेक्शन ही तो उल्टी है। तो मैं अगर ई बी वेक्टर की जगह ई डी लिखवाना चाहता हूं तो मैं इसके आगे माइनस लगा दूंगा, ई डी देख सकते हैं ना, और प्लस ई डी वेक्टर है ही मेरे पास। इसी तरीके से ई ए वेक्टर है, और ये क्या है, ई सी वेक्टर। तो एक काम करते हैं, ई ए वेक्टर को लिख देते हैं माइनस ई सी वेक्टर। ये वाला इससे जीरो वेक्टर बन जाएगा, क्योंकि एडिशन तो पॉसिबल है। ऐसे ये भी क्या बन जाएंगे, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर प्लस जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। तो यार तो जीरो, कभी कभी इसकी जगह जीरो भी दे देते हैं, यहाँ एक जगह जीरो वेक्टर होता है, तो बताइए जीरो आएगा कि जीरो वेक्टर आएगा? आंसर है जीरो आएगा। लेकिन अगर इस तरीके से कर दे तो जीरो आएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, वेक्टर के ऊपर अगर ऐसा लगाया तो आपके पास जीरो वेक्टर बनेगा, ठीक है। बट मेरे ख्याल से इसमें इतना ही है, बाकी इसके अलावा और कुछ है नहीं वेक्टर में, ठीक है। बाकी आप जितनी प्रैक्टिस करें उतना करना। थ्री डी पे आ जाते हैं। थ्री डी में मेरे ख्याल से हर चीज के दो दो सेट है ना। एक, ठीक है, तो एक कार्टेशियन है। हाँ जी। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं इसके, और डायरेक्शन रेशियो, अगेन यहीं से शुरुआत हुई है इसकी। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, अगर लाइन पर अगर आपको दो पॉइंट पता है तो आप क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो। फॉर्मूला आपके पास होता है एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, एंड जेड टू माइनस जेड वन। आई जे के नहीं थे, आई जे के आपके फॉर्म्स में आएंगे बस। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूले हैं इनमें। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए दो तरीका, या तो एंगल के थ्रू निकालो, ठीक है। मतलब एल इक्वल टू में कॉस अल्फा, एम इक्वल टू में कॉस बीटा, और एन इक्वल टू में कॉस गामा। बिल्कुल वेक्टर वाला ही कंसेप्ट है, बस प्लस माइनस होते हैं लाइन में, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है एक तरीका और भी है, ये डायरेक्शन रेशियो से भी डायरेक्ट कनेक्ट है। ए अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आगे प्लस और माइनस। इसी तरीके से एम है बी अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ऐसे ही एन है सी अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास डायरेक्शन कोसाइन है, ये आपके पास डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। अच्छा जी, इसमें और क्या चीज है स्टार्टिंग में, एंगल वैंगल्स होते हैं वो आपस में रिलेटेड है। इसमें भी ये वाला कंसेप्ट लगता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू में वन। ये वाला कंसेप्ट भी है इसमें, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू वन, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा डी, ठीक है। अच्छा जी, और डिस्टेंस बिटवीन क्या, नहीं नहीं वो तो फॉर्मूले पे आ जाएंगे, मैं खाली ये पूछ रहा हूँ पहले वाले में। बस मेरे ख्याल से इतना ही, ठीक है। इसके बाद, हाँ इसके बाद फिर इक्वेशंस पे गए, इक्वेशंस ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन किस पे डिपेंड करती है भाई, दो चीजों पर, किस पे, एक तो डायरेक्शन और दूसरा है पॉइंट। दो चीजें होती है लाइन पे, एक पॉइंट और एक डायरेक्शन। अगर आप इन दो का बंदोबस्त कर दो तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकल सकती है। इन्होंने मेरे ख्याल से दो केसेस बनाए हुए हैं, ठीक है। पहला वाला है, एक लाइन है जिसपे आपको एक पॉइंट पता है और एक पैरेलल वेक्टर पता है। इस पॉइंट का मतलब पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर। मैं इस लाइन की वेक्टर इक्वेशन भी निकाल सकता हूँ और कार्टेशियन भी निकाल सकता हूँ। वेक्टर इक्वेशन होती है आर वेक्टर इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, सही है। कार्टेशियन फॉर्म होती है एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन में बी, एंड जेड माइनस जेड वन अपॉन में सी। इस इक्वेशन से एक चीज मुझे याद आई कि आप लाइन पर कहीं पर भी कोई पॉइंट ले सकते हैं, जो आगे चलकर बहुत सारे क्वेश्चन में मदद करता है। कैसे करते हैं उसको, लैम्डा के इक्वल रख के एक बार आर्बिट्री पॉइंट निकाल सकते हैं ना, जनरल पॉइंट। याद करिए, बहुत
फुट ऑफ द परपेंडिकुलर में तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी बता दूं कैसे। यहाँ पे y माइनस वाई वन अपॉन में भी, और ऐसे ही z माइनस जेड वन अपॉन में सी। अच्छा, इन ए बी सी की जगह एल एम एन भी चल सकता है, क्योंकि वो भी डायरेक्शन ही बताता है। अच्छा जी, x को अगर मैं अकेला करूं तो यहाँ हो जाएगा a लैम्बडा प्लस एक्स वन, ऐसे y इक्वल टू में b लैम्बडा प्लस वाई वन, z इक्वल टू में c लैम्बडा प्लस जेड वन। तीन तरीके के पॉइंट निकलते हैं, एक्स वाई जेड, जनरल पॉइंट्स हैं, लाइन पर हम ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा वाला केस है कि अगर आपको एक लाइन पर दो पॉइंट बताएं, मतलब उनके पोजीशन वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो भी आप इस लाइन की वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन निकाल सकते हो। वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, आर वेक्टर इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और कार्टेशियन फॉर्म क्या है, एक्स माइनस एक्स, सॉरी एक्स नहीं, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन में वाई टू माइनस वाई वन, और जेड माइनस जेड वन अपॉन में जेड टू माइनस जेड वन। ये वेक्टर फॉर्म, ये कार्टेशियन, सही है। अच्छा जी, दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, ये बात का कैसे पता लगाएंगे, उनके डायरेक्शन वेक्टरों की वजह से पता चलता है कि लाइनें पैरेलल हैं, लाइनें परपेंडिकुलर हैं, लाइनें कैसी है। देखिए, जैसे ये पहली लाइन है तो इसकी अपनी इक्वेशन होगी ना, एक ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, पहली लाइन है तो ए वन बी वन। मुझे एक चीज समझाओ, ये ए वन वेक्टर क्या है, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, बी वन क्या है, डायरेक्शन वेक्टर, ध्यान रखिएगा। ऐसी एक दूसरी लाइन है, ठीक है, इस तरीके। तो आर इक्वल टू में ए टू वेक्टर प्लस लैम्बडा, हाँ इसका यहाँ बन जाएगा म्यू, म्यू बना लीजिए, के बना लीजिए, कुछ बना लीजिए। अब अगर मुझे इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है तो कॉस थीटा कहता है, बिल्कुल बी वन वेक्टर क्रॉस नहीं डॉट अपॉन में बी वन का मैग्नीट्यूड और बी टू का मैग्नीट्यूड, जैसे वो वेक्टरों में था बिल्कुल सेम है। भैया फिर तो साइन से भी निकाल सकते हैं, हाँ साइन से भी निकाल सकते हैं। साइन वाला क्या था बताना, बी वन वैक्टर क्रॉस बी टू वैक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन में बी वन का मैग्नीट्यूड और बी टू का मैग्नीट्यूड, सही है, ध्यान रखिए दोनों ही अप्लाई होते हैं। अच्छा, लाइन है और इसमें फिर हमने वो भी लिखा था ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन, ये भी परपेंडिकुलर शो करता है। पैरेलल के लिए भी था ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन, वही सेम बातें हैं, कोई इसमें कुछ खास एक्स्ट्रा कुछ है नहीं। ठीक है, तो आपको लाइनों की इक्वेशन निकालनी आ गई, आपको लाइनों के बीच में एंगल निकालना आ गया। नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, दो तरीके के कंसेप्ट हैं, एक तो पैरेलल लाइन का और एक परपेंडिकुलर और एक आपका स्क्यू लाइंस का। क्वेश्चन गारंटीड आएगा, गारंटीड, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, अगर दो पैरेलल लाइनें हैं तो डायरेक्शन सेम होगी, ऑब्वियसली बात है। अगर सेम नहीं होगी तो कम से कम उनके रेशियो सेम होंगे, कॉमन निकाल के आप फिर भी बराबर कर ही दोगे। तो मतलब आर वेक्टर इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर होगा, यहाँ पे ए वन हो सकता है, पॉइंट अलग हो सकता है। दूसरी वाले के केस में ए टू वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर होगा कि बी टू वेक्टर होगा, बी वेक्टर होगा क्योंकि लाइनें कैसी हैं, पैरेलल। ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए, जैसे मैं एक इक्वेशन लिख के दिखाता हूं आपको, जैसे आई प्लस जे और प्लस टू के प्लस लैम्डा थ्री आई प्लस टू जे और प्लस के, और दूसरी लाइन हो सकती है टू आई माइनस जे एंड प्लस फाइव के प्लस म्यू सिक्स आई प्लस फोर जे एंड प्लस टू। आप गौर करिए, मैं कह रहा हूं दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, लेकिन आप फिर भी देख लीजिए इनका बी वेक्टर अलग अलग है, लेकिन रेशियो तो सेम है। हाँ भैया, फिर बराबर कैसे करेंगे, बराबर आप इस वाले जो बड़ा वाला है ना उसमें से कॉमन निकाल के करेंगे। अगर आप इसमें से टू कॉमन निकाल लो तो कितना हो जाएगा, ये थ्री आई प्लस टू जे और प्लस के ही तो रहेगा। अब देख लीजिए सेम क्या है। तो ये भैया फिर इसको क्या करेंगे, अरे इसको म्यू ही बना लेना यार, कांस्टेंट ही है वो, ये रूप दे के फिर क्वेश्चन करेगा, ठीक है।
कार्टेशियन से बना पाएंगे नॉर्मल वेक्टर फॉर्म, वेक्टर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से वेक्टर बनाना आना चाहिए। ध्यान रखिएगा फॉर्मेट गलत नहीं करिएगा, x माइनस x1 अपॉन में a, x अकेला है। आपको जो क्वेश्चन आएगा मैं अभी कह रहा हूं इतना सिंपल नहीं आएगा, कुछ ऐसा आएगा इक्वेशन लाइन की। अब बताओ इसको इसमें कैसे करोगे। 7 को कॉमन निकालेंगे, 3/7 हो जाएगा, फिर उस 7 को 5 के नीचे भेज देंगे तो 5/7 हो जाएगा, जो मैंने क्वेश्चन कराया भी है। इसमें एक p वाला क्वेश्चन है जो आता ही आता है, परपेंडिकुलर है लाइन ऐसा कुछ है, उसमें जो आपके नीचे डायरेक्शन रेशियो बनेंगे उनके a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 से हो जाएगा। हाँ जी, लाइन है पैरेलल का बताओ, वेक्टर फॉर्म बताइए। जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस निकालने का तरीका है बी वेक्टर, डॉट नहीं है मेरे ख्याल से, क्रॉस है, क्रॉस है ना, नहीं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्रॉस होता है, मैं कहता हूँ गलत लिखा है, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, फिर इसका मैग्नीट्यूड अपॉन में b वेक्टर, ये है फॉर्मूला, डॉट नहीं है। पैरेलल की बात कर रहा हूं मैं, आप मुझे स्क्यू लाइंस का बता रहे हैं, गलत लिखा है, ऐसा है पैरेलल लाइंस में ये है, ठीक है। और अगर लाइनें स्क्यू हो तो स्क्यू मतलब ऐसे प्रॉपर कटती तो नहीं, एक दूसरे के ऊपर से निकल जाती हैं ऊपर से, तो उसमें इसका डायरेक्शन अलग होगा और इसका डायरेक्शन अलग होगा, उसमें इनके रेशियोज भी इक्वल नहीं होंगे। तो उसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला है आपके पास b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, डॉट कराना है a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर अपॉन में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ऊपर में से मॉडुलस। भाई गौर करिए प्लीज, दोबारा मैं बताता हूं, यहां मैंने ऊपर मुझे बताओ बी वेक्टर और a2 माइनस a1 वेक्टर का जब मैं क्रॉस करूंगा तो मिलेगा क्या, एक वेक्टर ना। मैंने इसीलिए इसके ऊपर लगाया है कि मुझे वेक्टर नहीं चाहिए बल्कि मुझे क्या चाहिए, उसका भी मॉडुलस, मतलब मैग्नीट्यूड। समझ में आया। तो डी वेक्टर में ध्यान रखिएगा a2 माइनस a1 इसमें भी है, a2 माइनस a1 इसमें भी है, लेकिन इसमें एक ही भी है, इसमें दो भी है, तो वो जो दो भी है उनके बीच में पहले क्रॉस करना है, फिर इसको a2 माइनस a1 के साथ क्या करना है, डॉट करना है। इस केस में आपका जो बी वेक्टर आएगा और a2 माइनस a1 होगा, इन दोनों का ही क्या करना है, क्रॉस, क्रॉस करके जो वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, ठीक है। ये तो मैंने लिखी है इनके वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म बता दीजिए, बता भाई, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, बिल्कुल a1 b1 c1 a2 b2 c2 अपॉन में इनका मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसमें आप ऐसे क्रॉस करते हैं तो b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है, ये एक साथ है, इनका स्क्वायर चल रहा है ना, स्क्वायर। फिर ऐसे आपके पास दूसरा है c1 a2 माइनस c2 a1, क्या पहले ऊपर वाला वैसे तो एक ही बात है, नहीं नहीं यहाँ पे तो लिखोगे a1 a2, तो इसको तो करोगे पहले, मेरे ख्याल से देखो ये लिखा होगा शायद, बिल्कुल c1 a2 तो लिखा है, नहीं नहीं a1 c2 नहीं आएगा पहले, वैसे हालांकि स्क्वायर है तो फर्क पड़ेगा नहीं। अरे आप ऐसे सोचो ना, इसको आगे लिख लो ना a1 a2, फिर ऐसे कर दो क्रॉस में, फॉर्म लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला गलत लिखा है उन्होंने, ये वाला एनसीईआरटी बुक में ये वाला फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है, इसमें डॉट है एनसीईआरटी की किताब में, ठीक है। हालांकि पुरानी वाली बुक चेक करिएगा तो यही मिलेगा, नेट पे चेक कर लें, ठीक है। ये समझ में आया। और इसी तरीके से इसका भी स्क्वायर है और प्लस नेक्स्ट क्या बनेगा आपके पास a1 b2 माइनस a2 b1 का, इसका मेरे ख्याल से आई जे के है, और नेक्स्ट मिनट में देख लेता हूँ इसको, एक मिनट।
टू और थ्री है ना, फाइव और ये पैरेलल। एक मिनट, जस्ट एक मिनट देखो, तो इसका मैं डायरेक्ट लिख के देता हूँ। 3 - 2, 3 - 1 नीचे आते हैं वो, और पैरेलल। ठीक है, बिल्कुल। A1 मतलब इसमें तो B वेक्टर एक ही होता है ना, तो A B और C आएंगे, और नीचे में आएगा x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1, और इस तरीके से अपॉन में अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस ये चीज कर दो इस वाले में, इसका कार्टेशियन ध्यान रखिएगा बनाएंगे। दो बता दिए cos थीटा sin थीटा। वो डिटरमिनेंट निकाल का फॉर्म में a1 रूट a1 प्लस b1 प्लस c1 प्लस स्क्वायर और अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर वाला। हाँ वो तो एंगल वाला ही है, कार्टेशियन वाला है ना। हाँ हाँ कार्टेशियन फॉर्म है उसका cos थीटा वाला, इंपॉर्टेंट है सब वही है यार। एक्चुअली देखो b1 b2 अपॉन में b1 का मैग्नीट्यूड b2 का मैग्नीट्यूड, b1 यही तो होते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये तो डॉट हो गया, और अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस बात हुई है cos थीटा। ठीक है, और इसमें आपको लैम्बडा म्यू वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आप मुझे बताओ, आप 3D में कौन कौन से क्वेश्चन चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूं। देखो टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। एक तो शॉर्टेड डिस्टेंस पे आएगा क्वेश्चन, ठीक है, पूछते हैं वो उसमें। एक आपसे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछेगा। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मैं देखो एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको खाली, ठीक है, क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। मुझे एक बात बताओ, आपको क्या होगा कि इस तरीके से क्वेश्चन देगा 2 1 3 करके, और एक लाइन की इक्वेशन दे देगा r वेक्टर इक्वल टू में मान लीजिए 2i माइनस जे और -2k और प्लस लैम्डा इक्वल टू में i माइनस जे एंड प्लस 2। कुछ भी दे सकता है यार, काट वेक्टर दे दे तो दिक्कत है क्या कार्टेशियन में कन्वर्ट करने में? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वेक्टर दे दे तो कार्टेशियन करने में कितनों को प्रॉब्लम है मुझे अभी बता दीजिए कि भैया बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमें तो। जो ABC होते हैं वो डायरेक्शन रेशियो होते हैं बाबू। हाँ जी, जो ABC आपका ये वाला जो वेक्टर है ये तो पॉइंट के हैं, तो x-2 अपॉन में डायरेक्शन यहाँ से उठेगी, y -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ से उठेगा, और z+2 अपॉन में यहाँ से। ये बनाया आपके पास कार्टेशियन। इससे ये बनाना और इससे वापस से बनाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको आपने लैम्बडा के इक्वल करना है तो आपको x मिल जाएगा लैम्बडा +2, y मिल जाएगा माइनस लैम्बडा -1 और z मिल जाएगा 2 लैम्बडा -2 मिल गया। ये नहीं है, ठीक है। इस चीज को करने से फायदा आपको ये होगा कि आप लाइन पर कहीं पर भी पॉइंट ले सकते हैं। मैं जानबूझकर ये वाला पॉइंट लूंगा, तो ये पॉइंट आपके पास होगा लैम्बडा +2 माइनस लैम्बडा -1 और 2 लैम्बडा -2, सही है। ये लेट इट बी ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट। अब आप क्या करेंगे, आप ए बी का क्या फाइंड आउट करेंगे, डायरेक्शन रेशियो। कैसे निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो? स्टार्टिंग में सिखाया था मैंने, x2 - x1 ए देगा, y2 - y1 बी देगा और z2 - z1 सी देगा। तो आप क्या करेंगे, लाइन ए बी के बारे में आप बात करेंगे, फिर आप इनके a1 b1 और c1 का बंदोबस्त करेंगे। उसके लिए इसमें से इसको माइनस कराना पड़ेगा। तो 2 प्लस लैम्बडा में अगर मैं -2 कराता हूं तो मेरे पास शायद लैम्बडा ही बचेगा। इसमें से मैं इसको माइनस कराता हूं तो कितना बचेगा भाई, माइनस लैम्बडा -2, और इसमें से अगर मैं इसको माइनस कराता हूं तो मेरे ख्याल से 2 लैम्बडा माइनस का 5 बचेगा, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा आपके पास, डी आर इसका ए बी का, और लाइन के डी आर मेरे पास ऑलरेडी है, आप बेशक लिख लीजिएगा लाइन। तो A2 B2 और C2 कितने हो जाएंगे, 1 -1 और 2,
फिर ये लाइन इस मतलब ए बी जो है वो लाइन पे परपेंडिकुलर ही तो है, तभी तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कह रहा है। तो इसका मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किसके इक्वल है? 0 के, भाई परपेंडिकुलर है ना। तो A1 A2 प्लस B1 B2 एंड प्लस C1 C2 इक्वल टू, तो यहाँ पे लैम्डा, यहाँ पे 1, यहाँ पे माइनस लैम्डा -2, यहाँ पे -1। इसी तरीके से 2 लैम्डा -5 और इक्वल टू में 2, इक्वल टू में 0। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई मान लीजिए लैम्डा आपको 1 मिल गया, मैं तो जस्ट कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या मिलेगा, लैम्डा मिल गया। लैम्डा मिलते ही अब मुझे बताओ, अगर मैं इन पॉइंटों को निकाल लूं तो यार यही तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, यही क्या है आपके फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो कभी भी फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बोलता है तो आपका सबसे पहला काम है आप डायग्राम बनाओ पहले। डायग्राम से तुम्हें समझ में आएगा अच्छा क्या बोल क्या कह रहा है। ये रहा पॉइंट, ये रही लाइन, इस पे परपेंडिकुलर, मुझे ये नीचे वाला पॉइंट चाहिए। पहले आर्बिट्री पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट निकल जाएगा, फिर आपने डी आर निकालने हैं उस ए बी के, फिर लाइन के डी आर लेने हैं, दोनों का डॉट इक्वल टू 0 रखना है, लैम्डा निकाल देना है, लैम्डा निकलती पॉइंट निकाल देना है, बन गया। अब इस पर वो अलग अलग तरीके के सवाल पूछता है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर बताओ। अब लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, अब जो तुम्हारे ये पॉइंट, अब जैसे मान लो इसमें मैंने 1 रख दिया तो पॉइंट कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 0, 0 नहीं -2, ये कितना हो गया आपके पास, ये 0 हो गया। तो ये पॉइंट निकल आया कि नहीं है? यही तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। अब इस पे अगर मैं आपसे बोलूं कि यार मतलब लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर बताओ, तो मतलब आपको नहीं लगता मैं आपसे ए भी पूछ रहा हूं? कैसे निकालते हैं डिस्टेंस? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। निकाल दीजिए डिस्टेंस ए। नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन आएगा भाई, देखो मैं इसलिए करवा रहा हूँ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इमेज ऑफ द परपेंडिकुलर। और आजकल एक क्वेश्चन बड़ा ट्रेंडिंग में है भाई, लाइन जो है वो प्लेन को काट रही है, वो बताओ जहां इंटरसेक्ट कर रही है। एक क्वेश्चन कराया था मैंने ऐसा, करा देंगे अभी, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, फिर पॉलिटिक्स शुरू कर देना, ठीक है, ध्यान दीजिए प्लीज। मुझे एक बात बताइए, यहां तक कोई इश्यू है किसी को तो अभी बताओ, नहीं है? ठीक है, अच्छा जी। अब मुझे बताओ, तो लेंथ निकाल दोगे ना इसकी, निकल जाएगी लेंथ। या तो लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर पूछता है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पूछता है, और इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर भी पूछता है। अब मुझे एक बात बताओ, लाइन पर अगर 2 पॉइंट तुम्हें बिल्कुल क्लियर है तो क्या तुम उसकी इक्वेशन नहीं निकाल सकते? फॉर्मूला क्या था बता दो। लाइन पर अगर 2 पॉइंट पता है तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं वो बता दो। अरे वेक्टर नहीं पूछ रहा हूँ, लाइन पूछ रहा हूँ। आर वेक्टर इक्वल टू में ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और ये तो ही वेक्टर वाली फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या है, x माइनस x1 अपॉन में, अरे याद करो यार, लाइन की इक्वेशन की बात करो, तुम मुझे वेक्टर बता दो यार। y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। बोलो भाई, सही है? तो ये आपके पास फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का मैक्सिमम क्वेश्चन ये बनता है। एक और करते हैं इमेज वाला, इसी के एक्सटेंशन पे इमेज भी है। ये रहा आपके पास, एक पॉइंट देगा और आपसे इसकी इमेज पूछेगा। इमेज का कंसेप्ट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के घर से होते हुए निकलता है। तो मुझे एक बात बताओ, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने में कोई दिक्कत है क्या आपको? अभी अभी आप करके आए हो, 2 3 1 है जैसे मान लो पॉइंट, ये इक्वेशन मैंने आपको दे दी, x-3 अपॉन में 5, y-2 अपॉन में 2 और z-1 अपॉन में 32। अगर मैं आपको ये पॉइंट और ये दे दूं तो मुझे एक बात बताइए, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने में दिक्कत है कुछ? कैसे निकालोगे बताना, कैसे निकालोगे हिमालय बताना। पहले लैम्बडा के इक्वल कर देंगे, फिर जनरल पॉइंट ले लेंगे, फिर उस जनरल पॉइंट और ए के बीच में क्या निकालेंगे हम, डायरेक्शन रेशियो। फिर लाइन के डायरेक्शन रेशियो उठाएंगे, दोनों का डॉट इक्वल टू 0, फिर लैम्बडा निकल जाएगा, लैम्बडा निकलते ही पॉइंट निकल जाएगा बी। हाँ यार,
चलिए ठीक है, बी निकल गया भाई, बी आ गया 1 2 3 राइट हैंड। मैंने आपसे इमेज पूछी है, मैंने आपसे ये पूछा, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला था एक, याद करो। जब आपको 1 पॉइंट 2 पॉइंट और S3 होते थे, जब कभी भी ये x1 y1 होता था, लास्ट वाला x2 y2 होता था, और बीच वाले को आप xy मानते थे, याद करो मिड पॉइंट वाले केस में। तो फॉर्मूला लगाते थे आप x इक्वल टू में x1 प्लस x2 अपॉन में 2, याद है? ऐसे ही y का लगाते थे, या 10th क्लास का है तो सेक्शन फॉर्मूला y1 प्लस y2 अपॉन में 2, और z इक्वल टू z, मतलब z तो होता है नहीं, चलो ठीक है। अब यही कंसेप्ट है इस पे भी, देखो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल है, क्योंकि इमेज है ना भाई, मिरर के आप जितना आगे खड़े हैं, आपकी परछाई मिरर के उतना ही अंदर खड़ी है। अगर ये मिरर है तो ये वो बीच वाला पॉइंट है, ये आप वाला और इसकी इमेज नीचे, ठीक है। इस केस में इसको आप बोलेंगे x1 y1 और z1, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट यही था। जो बीच वाला पॉइंट होता था, जो कि मिड पॉइंट होते थे, उन्हें आप x y मानते थे, तो मैं इस केस में इसे क्या मानूंगा, x y z। और जो लास्ट वाला पॉइंट होता था उसे क्या मानते थे आप, x2 y2 और z। बेशक बना लीजिएगा एक अलग डायग्राम में ऐसे ही करके। अब हमारा मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला क्या कहेगा, x इक्वल टू में x1 प्लस x2 अपॉन में 2, सही है। अब मुझे बस एक चीज समझा दो, इस वाले फॉर्मूले में क्या तुम्हें पता है और क्या तुम्हें निकालना है। क्या मुझे x पता है, आंसर है यस, कितना है बताना, 1। x1 पता है कितना, 2, तो कौन सा मिसिंग है, x2, ये निकालना है। अब इसको कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर x1 पर सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही किसके साथ करना है, y के साथ, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ऐसे ही z के साथ। बोलो भाई, आया, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया आपके पास 3D में। एक कंसेप्ट और देखिए 3D का, मतलब इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। ये सब कंसेप्ट है, इन पे अलग अलग क्वेश्चन है उसके लिए। दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी, ये बात कैसे चेक करोगे, इस ये भी क्वेश्चन आता है। बिल्कुल, दोनों के जनरल पॉइंट निकालेंगे हम, दोनों ही लाइनों के, और उनमें दो वैल्यूज को तो इक्वल कर देंगे, एक्स और वाई को इक्वल कर देंगे, तो उसमें से लैम्बडा म्यू निकल जाएंगे, क्योंकि इक्वेशन तो लैम्बडा म्यू में थी, और उनको तीसरे वाले जेड में डाल के देखेंगे, और अगर वो इक्वल आए, जीरो नहीं, अगर वो इक्वल आए, तो आपकी लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है कि वाकई में ही ऐसा कोई पॉइंट है। अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में से लैम्बडा म्यू निकाल के थर्ड में डाला और आंसर नहीं आया इक्वल, तो इसका मतलब है लाइनें कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही। फिर क्वेश्चन बोलता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दो, तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक लाइन आपके पास x माइनस, भाई मुझे एक बात बताओ, वेक्टर से कार्टेशियन करने में तो दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2/3 है, y माइनस लेट इट बी 1/1 है, और z -2/5 है। दूसरी लाइन ले रहे हैं x -1/3, y -2/1 और z -2/3। आपको क्या करना है वो सुनिए, आपको एक तो इसको लैम्बडा के इक्वल रखना है, और एक इसको फिर क्या करेंगे, फिर हम इसके x को निकालेंगे, x कितना आ जाएगा, 3 लैम्बडा प्लस 2, ऐसे ही y आ जाएगा लैम्बडा प्लस 1, और z आ जाएगा 5 लैम्बडा प्लस 2। थोड़ा सा अच्छे से बना बना के लिखिएगा, लाइन 11 फिर ये फॉर्म है, फिर इसमें से जनरल पॉइंट निकाल लिया, ठीक है, फिर ऐसी लाइन 2 है, फिर पॉइंट निकाल लिया, फिर इसमें जनरल पॉइंट निकाल लिया, फिर हम कंपेयर कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा स्टाइल मार मार के लिखिएगा, बन जाएगी बात। पर फास्ट करिएगा, क्योंकि पेपर लास्ट के 5-10 मिनट में खींचेगा, इतना लंबा होता है पेपर। अच्छा जी, ऐसे यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 μ+1, y कितना हो जाएगा, μ+2, z कितना हो जाएगा, 3 μ+2, ठीक है। ये काम आप कर लीजिए, ये हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर करना है कंपेयर, 3 लैम्बडा प्लस 2 किसके बराबर, 3 μ+1। लैम्बडा म्यू को एक तरफ कर देना, 3 लैम्बडा -3 μ
और इसको इधर खींच लेना 1 माइनस 2, तो यहाँ -1, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 लैम्डा माइनस 3 म्यू, और एक इक्वेशन बन जाएगी। मतलब एक्सों को भैया कंपेयर करना है, बिल्कुल ऐसे किसको कंपेयर करना है, वाई को। वाई बनेगा लैम्डा प्लस 1 और म्यू प्लस 2, इसको इधर ले आइएगा लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू में इसको इधर भेज दीजिएगा 1, ये इक्वेशन सेकंड। और ऐसे बना लेना इक्वेशन थर्ड, थर्ड भी बना ही लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 5 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू में 3 म्यू प्लस 2, 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू इक्वल टू में 0। तीन इक्वेशन बना दी मैंने। किन्हीं भी दो को लेकर, किन्हीं भी दो को लेकर सॉल्व कर लेना, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो लैम्डा म्यू निकल जाएंगे, निकल जाएंगे ना, आ ही जाएगा लैम्डा म्यू। मान लीजिए लैम्डा की वैल्यू मान लीजिए 2 और म्यू की वैल्यू 1 आई, ऐसे सॉल्व करके इसको और इसको, फर्स्ट और थर्ड को, किसी भी दो को कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे निकल गई लैम्डा म्यू निकलेगा ही निकलेगा, ऑब्वियस सी बात, निकलना ही है। भैया नहीं निकल पाएगा ऐसा तो मैं देखो, अगर ऐसा है तो फिर सीधा बोलना, या तो अगर मान लीजिए इन दो से नहीं निकल रहा है तो इन दो को देख लेना। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, नहीं निकल पाया था, एक बार याद करो हमने करा था क्वेश्चन, उसमें नहीं निकल पा रहा था। कोई बात नहीं, आप किन्हीं दो, किन्हीं बाकी दो को ले लेना, जिसके साथ बैठे लैम्डा भी निकाल देना। इन केस भैया किसी के साथ भी नहीं निकल रहा तो भैया फिर लाइनें इंटरसेक्ट नहीं कर रही, निकलना चाहिए। निकलने के बाद फिर आप क्या करेंगे, जो इक्वेशन आपने नहीं ली है, जो बच गई है, उसमें डाल के चेक करिएगा क्या एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ रहा है। अगर आ रहा है तो मतलब सही आया है, तो मतलब लाइनें इंटरसेक्ट करी हैं। और अगर इक्वल नहीं आए तो कह दीजिएगा कि लाइनें इंटरसेक्ट नहीं कर रही। अब क्वेश्चन आपसे अगला आएगा कि अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए। तो कैसे करें भैया, फिर आपको क्या करना है, लैम्डा म्यू इन वैल्यूज में डाल दीजिएगा, या तो लैम्डा से ही निकाल लीजिएगा पॉइंट ऑफ, मतलब उस पॉइंट को, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, और या तो म्यू से ही निकाल लीजिए, किसी एक से निकाल लीजिए। बोलो, नहीं आ रहा है? ठीक है, यहां तक समझ में आया ना? तो इस बात को ध्यान रखिएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपसे पूछता है। ठीक है, एक और सिखा देता हूं मैं। एक तो इमेज हो गया, पुट द परपेंडिकुलर हो गया, ये हो गया, एक और देख लो भाई। एक प्लेन है और एक लाइन इसको कट करती हुई चली गई, भेजती हुई चली, जैसे पेज है, पेन है, पार करा दिया आपने, तो लाइन कट कर, अब वो ऐसा नहीं कि हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ऐसा टेढ़ा भी हो सकता है, तो लाइन परपेंडिकुलर है ऐसा कहीं कुछ है नहीं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये वो ये पूछ सकता है कि, देखिए अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये लाइन जहां पे कट करी है वो पॉइंट बता दो कौन सा है। अच्छा, लाइन की इक्वेशन तो देगा ही, मान लीजिए 2/3 है, y-1/5 है, और z-2/1 है, और प्लेन की इक्वेशन भी देगा। प्लेन की इक्वेशन मैं आपको बताता हूँ कैसी होती है, ऐसी होती है प्लेन की इक्वेशन, ax प्लस by प्लस सी जेड इक्वल टू 0, ऐसी होती है इक्वेशन। तो प्लेन की इक्वेशन जरूर देगा, 2x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल टू 1 5, जो भी कुछ कुछ भी हो सकता है, कॉन्स्टेंट भी होता है इसमें। ठीक है, ऐसे करके देगा। अब आपको क्या करना है वो सुनो, आपको इसको लैम्डा के इक्वल रखना है। ठीक है, और आप इस लाइन लैम्डा के इक्वल रखकर आप लाइन पर कहीं पर भी पॉइंट ले सकते हैं, 2 नंबर में आएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही अलग कंसेप्ट है, समझ लीजिए। लैम्डा रखकर मैं एक्स निकाल दूंगा कि नहीं निकाल दूंगा, 3 लैम्डा प्लस 2, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 लैम्डा प्लस 1, और जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा लैम्डा प्लस 2। सही है, अब इन को तो मैं प्लेन पर भी मानता हूं, ऐसा मैं कह रहा हूं क्योंकि मैंने जानबूझकर इसको ये वाला पॉइंट सेट कराया। अब ये पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। भाई हमें तो बस इक्वेशन चाहिए जिससे लैम्डा निकल जाए, तो आप इसको उठाकर इस इक्वेशन में लगा देंगे, एक्स वाई और जेड की जगह, तो पूरी इक्वेशन में क्या चमकेगा, खाली लैम्डा। लैम्डा निकाल देना, मान लीजिए लैम्डा आ गया आपका 1 या 5 या 2 जो भी आया। सही है, अब इस 2 को से क्या निकाल दीजिएगा, अपने पॉइंट निकाल दीजिए, एक्स वाई, और वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो चाहिए था, ऐसे करना। समझ में आया? तो इस तरीके के क्वेश्चन आप रेडी कर लीजिए।
आ सकते हैं, पूछता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए प्रोबेबिलिटी शुरू करें। आइए प्रोबेबिलिटी का ध्यान देते हैं। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में बेसिकली आपके पास मेरे ख्याल से चार है मामला। सबसे पहला क्या है, कंडीशनल। दूसरा है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। तीसरा है बेस, और चौथा है आपके पास रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल, और रैंडम वेरिएबल में एक्सपेक्टेड वैल्यू और या मीन ऐसे वो पूछता है। चलिए कंडीशनल की बात करते हैं। कंडीशनल का फॉर्मूला बताओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सही है। कंडीशनल के क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो जाते हैं, कोई इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत पड़ती नहीं। ठीक है, कि भाई बी कर दो और फिर बी के आउटकमों में ए के आउटकम बता दो। ऐसा हमने डायरेक्ट किए भी हैं कुछ क्वेश्चन। और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में तो हम करते भी डायरेक्ट भी तो निकालते कंडीशनल। कंडीशनल थ्योरम की पहचान है कि इसमें एक इवेंट गिवन होता है और एक इवेंट आपसे वो पूछता है। जो गिवन होता है उसको नीचे रखते हैं, जिसका पूछा है उसको ऊपर रखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है वो आउटकम्स चूज कर रहे हैं आपको जिसमें ए और बी दोनों हो रहे हों। एक फॉर्मूला बड़ा काम आता है इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कभी कभी आपको अगर मान लीजिए इस चीज की प्रोबेबिलिटी ऐसे पूछ ले इसकी, तो मैं चाहूंगा कि आप वेन डायग्राम बनाएं इसका और पहचाने कि ये जो है ये एक्चुअली में क्या चीज है, मतलब कौन सी जगह है ये। तो वेन डायग्राम से इसमें काफी हेल्प हो जाती है। बी को छोड़कर और ए और उनका यूनियन करना, ऐसा कुछ होता। मैं तो ऐसे ही लिख दिया रैंडमली, नॉर्मली इस तरीके का आएगा आपको ए इंटरसेक्शन ऐसे। इसकी प्रोबेबिलिटी वो बहुत पूछता है ये वाला। ये एक्चुअली में अगर आप बनाओ वेन डायग्राम के थ्रू तो आपको समझ में भी आएगा। ए को छोड़कर मतलब ए के बाहर वाला, बी को छोड़कर मतलब बी के बाहर वाला। तो कॉमन पोर्शन कौन सा है, बीच वाला। तो सोचते हैं, हाँ मतलब जैसे ये वाला हो गया, ये है एक्चुअली वो पोर्शन जो बचा हुआ है। ए को छोड़कर मतलब ए को छोड़कर ये है ए कॉम्प्लीमेंट। सही है, ऐसे थोड़ा सोचना है इसका। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट ये है। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट में आपके पास मेरे ख्याल से बी को छोड़कर, तो बी को छोड़कर मतलब ये। अब मैंने क्या लिखा था, मैंने लिखा था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो जिसमें दोनों, तो बताइए कौन सा एरिया जिसमें दोनों आ रहे हैं। बताओ क्या कोई ऐसा एरिया है जिसमें दोनों आ रहे हैं। बताओ भाई कौन सा रीजन शेड होना चाहिए, ये वाला और यही है। तो इसकी अगर प्रोबेबिलिटी पूछी है, क्योंकि इसकी बहुत पूछता है वो प्रोबेबिलिटी, ये फेवरेट है उनका। तो अगर आपसे कभी भी ऐसे पूछ ले कि यार इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो इसका मतलब है आपको ये निकालना है बाहर वाला। अब बाहर वाला कैसे निकालेंगे, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं और उसको वन में से उठा के क्या करवा देंगे, माइनस। तो निकल जाएगा ना, तो ये मतलब ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ऐसे पूछते हैं वो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कभी भी ऐसा कुछ पेचीदा है ना, वेन डायग्राम बनाए, माइंड को कूल रखिए, वेन डायग्राम में आपको अपने आप क्लियर होगा कि करना क्या है। ठीक है भाई, कंडीशनल बताना है इसमें कुछ क्वेश्चन से बाकी के, वो तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम क्या होता है ये बताओ आप मुझे। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम का मतलब है कि ऐसा इवेंट आपसे, ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछता है जो खुद दो तीन इवेंटों से मिलकर हो रहा होता है। ठीक है, देखो मैंने आपको एक केस स्टडी दी थी, उसमें बेस का भी क्वेश्चन था, मल्टीप्लीकेशन के भी क्वेश्चन थे। ठीक है, वैसे क्वेश्चंस आएंगे केस स्टडी में।
केस स्टडी में आपको सिर्फ बेस का क्वेश्चन नहीं आएगा, बेस के साथ मल्टीप्लीकेशन के भी होंगे। आपको खुद वहां पे तय करना है कि ये कौन सा वाला। ठीक है, देखो मल्टीप्लीकेशन में आपको एक दो क्वेश्चंस कराता हूँ, उससे आपको आइडिया पड़ जाएगा ठीक है कैसे करना है। लाओ मल्टीप्लीकेशन एक दो क्वेश्चन, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ही समझ में नहीं आती है बस, बाकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई इशू नहीं आता, बेस में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम के क्वेश्चन थोड़े से रह जाते हैं, देखा ना। देखिए बेस के कराऊंगा मैं आपको, रैंडम वेरिएबल के कराऊंगा और मल्टीप्लीकेशन कराऊंगा, ठीक है, उससे आपको आइडिया आ जाएगा थोड़ा सा, बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा और अच्छे से। देखिए मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में, अच्छा हाँ एक चीज डिस्कस नहीं करी, सॉरी सॉरी सॉरी, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम शुरू करें इससे पहले फॉर्मूला तो सुन लीजिए मल्टीप्लीकेशन का, ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे करके होगा। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है पहले वो समझ लीजिए, मुझे ए और बी दोनों एक साथ कराने हैं, ठीक है, ये होता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में ए और बी का मतलब। अब करते क्या है वो सुनिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए हो चुका है, ये है फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का। क्या भैया दो ही इवेंट होंगे, आप बताइए दो ही होंगे या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कब, जब ए हो गया, इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कब, जब ए और बी दोनों। यहाँ नीचे ए कॉमा बी लिखने का कोई ज्यादा मतलब नहीं है, बस ये है कि ये हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ए और बी करके फिर सी के बारे में सोचना। ऐसे भैया कितने हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, मान लो चार पांच इवेंट एक साथ करा, तो मतलब अगर आपको ऐसा प्रोबेबिलिटी बोले कि यार ये दोनों काम हो जाए, ये भी हो जाए और ये भी हो जाए, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना। और मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में ना कॉमन सेंस चलता है, लॉजिक चलता है, तो करना क्या है उसकी बात करें, ये भी करवाना है ये भी करवाना है, ठीक है एक साथ कर दो मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, ठीक है। तो इसमें एक और चीज होती है, एक इंडिपेंडेंट इवेंट पे मुझे ऐसा लगता है सेक्शन ए में आपको क्वेश्चन देगा, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब होता है कोई प्रभाव नहीं, ठीक है। एक होता है एक्सक्लूसिव इवेंट, ये भी मैं आपको बताया था क्योंकि इसको यूज कर सकता है, और एक होता है एग्जॉस्टिव। इन चीजों को सीख लीजिए, ये पूछ के मतलब यूज हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कोई प्रभाव नहीं ना, तो एक साथ काम कराने का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब ये है कि अच्छा ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कब, जब ए हो गया। अब आप खुद सोचिए ये चीज और ये चीज अगर सेम हो गई, तो इसका मतलब ए का होना या ए का ना होना कोई फर्क नहीं डालता, तभी तो इवेंट कैसा है। तो अगर आपको दो इवेंटों को इंडिपेंडेंट शो करना पड़ जाए, तो आपको क्या करना है, इसको निकालना है, इसको निकालने का फॉर्मूला ये लगेगा, और इसको निकालना है, और फिर दोनों को इक्वल करा दें, ठीक है। जितना मत करिए, अगर वो इंडिपेंडेंट होंगे तो इनके आंसर सेम ही आएंगे, अगर इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो आंसर अलग अलग आएंगे। ये मैंने आपको बताया है, इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, ए करा दीजिएगा, फिर उसके बाद वो जो कराने के बाद जो हुआ, उस ए में से ए के जो इवेंट आएंगे, ए के जो आउटकम्स आएंगे, उसमें से बी की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ये होता है बी अपॉन ए, डायरेक्ट निकालने का तरीका। अच्छा एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है भाई, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है ऐसा, अलग अलग, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है, जीरो के, जब कॉमन ही नहीं है कोई चीज, कोई आउटकम कॉमन ही नहीं आ रहा। बहुत बच्चे इंडिपेंडेंट को एक्सक्लूसिव समझते हैं, नहीं नहीं नहीं, इंडिपेंडेंट का मतलब है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इंटरसेक्शन जीरो नहीं है, ठीक है। एक्सक्लूसिव का मतलब है इंटरसेक्शन कितना है, जीरो है। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है कि अगर आप उनका यूनियन करें तो वो ओवरऑल के बराबर ही आ जाए, मतलब वन के बराबर ही आ जाए, उसे कहते हैं एग्जॉस्टिव। इन कंडीशनों को ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी आपके क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है तो ये आप कंडीशन अपने आप से लिख सकते हैं, ठीक है।
चलिए मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के एक तो क्वेश्चन करते हैं, पार्टिसिपेट करें आप लोग, आपको इंटरेस्ट आएगा। देखिए जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, प्रोबेबिलिटी, देखो हिटिंग द टारगेट, यार ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये पूछ सकते हैं आपसे। वैसे इस केस में ना, एक तो वो सॉल्व वाला क्वेश्चन बड़ा पूछते हैं, एक हाँ ये वाला भी अच्छा। चलिए एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, probability of event that A hit the target, A hit the target is 1 upon m3, and probability of B hit the target, hit the target is 2 upon 5. If both try, if both try to hit the target, hit the target independently, find the probability, find the probability target is hit. ये आर्टिलरी गन वाला है, वैसा ही है मेरे ख्याल से क्वेश्चन, जो एक एंटी एयरक्राफ्ट गन थी और वो एयरक्राफ्ट को शूट करी थी, तो उसी पे बेस्ड है कि ए जो है वो टारगेट को हिट करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3। बी टारगेट को हिट करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/5। इफ बोथ ट्राई टू हिट द टारगेट, दोनों के दोनों जो है टारगेट हिट करने की कोशिश करते हैं, प्रोबेबिलिटी बताइए कि टारगेट हिट हो गया। अब टारगेट हिट हो गया, अब आप खुद सोचिए अपनी समझदारी से, देखो इसमें, हाँ एक मिनट, इसमें कुछ भी गिवन विवन तो है नहीं, तो बेस का क्वेश्चन ये है नहीं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र नहीं है, ना मीन के बारे में कोई बात हो रही है, तो ये रैंडम वेरिएबल का भी क्वेश्चन नहीं। ठीक है, अब आप अपनी खुद समझदारी से सोचिए, टारगेट हिट हुआ है, तो या तो वो ए द्वारा हुआ है, या तो वो बी द्वारा हुआ है, या तो वो दोनों के द्वारा हुआ है। सही है, तो आप यहाँ पे जो केस बनाओगे वो कुछ ऐसा होगा, हिट का तो हम निकाल ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे केसेस बनेंगे कि भाई या तो ए ने हिट किया, जब ए ने किया तो फिर ध्यान रखिएगा बी ने नहीं किया, इसका मतलब ये है ओनली ए वाली बात, या फिर ए ने नहीं किया और बी ने कर दिया। अब देख रहे हैं मल्टीप्लीकेशन भी तो लग रहा है, लेकिन ये केसों वाला मल्टीप्लीकेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट, भाई ए ने भी किया और बी ने भी किया, तो ये समझदारी से किया वो। ठीक है, ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है आपके पास, 1/3, नहीं का कितना है, 3/5, इसका कितना है 2/3, इसका कितना है 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/3, और इसका आपके पास जाएगा, ये आप कर लेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वाला देखिए, इसी तरीके से इन्होंने एक वो वाला करेंगे हम, देखिए एक क्वेश्चन में आपको बताता हूं, ये बॉल वाला क्वेश्चन बताता हूं। एक बैग है जिसके अंदर 3 रेड बॉल्स हैं और 7 ब्लैक बॉल्स हैं। 2 balls are selected at random 1 by 1 without replacement, इसमें से 2 balls निकाली गई हैं। ठीक है, अच्छा जी, इफ द सेकंड बॉल सिलेक्टेड इज हैपन टू बी रेड, अगर सेकंड बॉल जो हमने सिलेक्ट करी है इट हैपन्स टू बी रेड, मतलब 2 बॉलें निकाली हैं, फर्स्ट और ये सेकंड, सेकंड बॉल अगर रेड है तो प्रोबेबिलिटी बताइए कि फर्स्ट बॉल भी क्या होगी, रेड। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, कंडीशन से भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, बड़े मल्टीप्लिकेशन का भी क्वेश्चन है, क्योंकि एक इवेंट गिवन कर दिया ना उसने, लेकिन जो इवेंट गिवन किया है, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, जो इवेंट आपको गिवन किया है वो सेकंड बॉल वाला पहले दे दिया है, हिसाब से ऐसा होना चाहिए था कि पहली बॉल रेड है और दूसरी बॉल रेड होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए, तब बनता है ये प्रॉपर कंडीशन।
मतलब जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, पहले रेड बॉल निकालोगी पहले ब्लैक, पहले मतलब फर्स्ट बॉल निकलेगी पहले सेकंड निकलेगी, पहले फर्स्ट निकलेगी। तो गिवन जब देना ही था तो फर्स्ट देना था, सेकंड क्यों दिया पहले? तो ऐसे केस में मतलब जहां प्रैक्टिकली वो सोचो, तो आप अब इसमें कंडीशनल लगा नहीं सकते, क्योंकि सेकंड पहले कराना पड़ेगा उसके, सेकंड पहले हो नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो इस केस में आप क्या करिए, मल्टीप्लिकेशन लगाइए कि दोनों इवेंट एक साथ करा देता। मैं काम करता हूँ, मैं फर्स्ट ड्रॉ में भी रेड निकलवा देता हूँ और सेकंड ड्रॉ में भी रेड, हमारी बात तो सदी जाएगी। लेकिन लेकिन अब फर्स्ट में रेड के साथ आपको नहीं लगता ब्लैक भी आ सकता है? भाई फिक्स तो ये है ना, ये थोड़ी फिक्स है। तो यहां दो केसेस बनेंगे। अब देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड ड्रॉ रेड, सेकंड रेड, इसमें क्या करूंगा, मैं पहले रेड निकालूंगा और फिर सेकंड में भी क्या निकालूंगा, रेड, या फिर पहले में ब्लैक और दूसरे में red। मतलब इसके रेड होने का प्रभाव डाल दो, इसके ब्लैक होने का प्रभाव डाल दो, डाल दिया प्रभाव। अब बताओ, मैंने ये दो इवेंट एक साथ कराए कि नहीं कराए? ये दो इवेंट एक साथ कराए कि नहीं कराए? इसे मैंने केसेस तो बनाए हैं। थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोचना है भाई, कोई ऐसी चीज ना हो रही हो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। ठीक है, अब इसमें बी बाय आर क्या होगा? बता, अभी बताएंगे ना भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बताओ, 3/10। अब रेड हो गया, पहला इवेंट हो गया, अब दूसरे में रेड बताओ। 9 आएगा। 9 क्यों? हाँ 9 आएगा नीचे। 2/में, अरे अरे रेड यार, 2/में 9। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बताओ, 7/में 10। हाँ जी, ब्लैक हो गया, 6 रह गए। अब रेड बताओ, 3। अरे नहीं है, नहीं, चलो भाई अब दोबारा कर लो। केसेस बनाइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या है पहला, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताइए, 3/10। आर हो गया, मतलब एक रेड बॉल आ गई। अब दोबारा रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताइए, 2/9। ओवरऑल भी तो कम होगा ना, मतलब रेड में से भी कम होगा। प्लस या तो ये हो सकता है, या तो मतलब रेड रेड का, और या तो ब्लैक रेड का, यही तो हो सकता है। सेकंड पे रेड आने की प्रोबेबिलिटी सही है ना? ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, मैंने ब्लैक ब्लैक क्यों नहीं लिया? दूसरी फिक्स है। दूसरी फिक्स है भाई, रेड है, दूसरी फिक्स है ना, तो आपको सेकंड पे आपको रेड ही रखना है। ठीक है जी, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी बताइए, 7/10। ब्लैक हो गया, मतलब एक ब्लैक निकल गई, बताइए। अब रेड आने की, अब रेड आने की बताओ, 3/9। भाई टोटल में भी कम हो गया ना, इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा सेकंड रेड। ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे, टारगेट हिट वाले आएंगे। ठीक है, और ठीक है, तो इस तरीके के भाई बेस के क्वेश्चन हमने खूब कराए हैं, बेस वाले कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बेस वाले। और आप बोलो तो रैंडम वेरिएबल का डिस्कस कर लेंगे। रैंडम वेरिएबल क्या होता है बताइए? कहती रहती है। रैंडम वेरिएबल में आप क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेट करते हैं एक्स। ठीक है, क्वेश्चन ही इस तरीके से फ्रेम होता है कि आपको अपना पता चलता है कि ठीक है इस वेरिएबल को हमें ये वैल्यू रखनी है। या तो आपसे इसमें तीन तरीके के सवाल पूछता है, या तो वो आपसे पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बता दीजिए, या तो आपको वो के वो मिसिंग वाला देता है। तो वो के मिसिंग वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इस तरीके से क्वेश्चन रहता है, ये वाला। हाँ जी, टेबल वाला, एक एक्स और एक पी ऑफ एक्स, ऐसे वैल्यूज रहती हैं यहाँ पे। 0, ये 1 है और ये 2 है। यहाँ पर के है, ये 6k है और ये 9k है। ठीक है, हाँ जी, तीनों को वो पहली बात तो आपको इसमें से k निकालना होता है, तो ध्यान रखिएगा इन सारी प्रोपर्टीज का प्लस 1 होता है। ठीक है, तो k प्लस 6k प्लस 9k प्लस करेंगे तो 1 आता है। यहाँ पे 10 और यहाँ 16k इक्वल टू में 1, k की वैल्यू 1/16। ध्यान रखिएगा इन केस कभी नेगेटिव पॉजिटिव आ रही है
तो के कभी नेगेटिव नहीं होता क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू को आपको इग्नोर करना है। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इस तरीके से भी आता है कि p ऑफ x इक्वल टू में x ऐसे लिखकर फिर ऐसे बनाते हैं k 2k 3k और 0 ऐसे करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ लिख देते हैं। ऐसे लिखते हैं p ऑफ x इक्वल टू x और ऐसे चलता है मामला k 2k 3k और 0। यहाँ पे वैल्यू लिखी जाती है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और अदरवाइज। अगर आपको बोलते हैं डिटरमाइन के, तो ये बात समझिए कि 0 पर के है, तो मतलब आप खुद ही टेबल बना लीजिए ना, उन्होंने बना के तो नहीं दिया है, बाकी सारा काम तो दिया ही उन्होंने। ये x है, ये p ऑफ x है, यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और ये अदरवाइज है। ये वैल्यू कितनी है k, यहाँ 2k, ये 3k और यहाँ 0। अब तो हो जाएगा। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा, इसमें से निकल जाएगा मामला। ठीक है, अच्छा अब इसमें आपसे अगर मीन पूछा है या एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा है तो आपको e ऑफ x क्रिएट करना है। मतलब e ऑफ x ने आपको क्रिएट करना है x इंटू p ऑफ x, मल्टीप्लाई करना है k की वैल्यू निकलने के बाद। ठीक है, जो भी आएगा मतलब यहाँ पे मतलब मान लीजिए मतलब k आपको तो पता चल ही जाएगा ना, प्लस करते ही k कितना आ रहा था 1/6, 1/6 डाल दीजिए उसमें, 1/3, 1/3 इंटू 1, 1/3। फिर ऐसे ही यहाँ पे 1/2, 2 से 2 को मेरे को यहाँ बना जाएगा, ये तो 0 ही है, तो ये हो गया। अब इनका प्लस समेशन ऑफ x इंटू पी ऑफ x ही आपका क्या होता है, या फिर e ऑफ x बोलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू। बस आपको कुछ नहीं होना, इनका प्लस कर देना। हाँ, तो जो भी आंसर आएगा जैसे करोगे तो यहाँ पे 2/3 आएगा, 3 आएगा। ठीक है, इतना ही होगा। ठीक है, फिर आपके पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं, देखिए जैसे क्वेश्चंस मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। एक क्वेश्चन था इसमें थोड़ा सा काफी मजेदार सा था, वो अमाउंट वाला जो था, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 73 एक है एमटीजी का। फ्रॉम अ लॉट ऑफ फ्रॉम अ लॉट ऑफ 15 bulbs which include 5 defective, a sample of 2 bulbs is drawn without replacement. Find probability distribution. Find probability distribution of number of defective bulbs. किस चीज का probability distribution पूछा? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स का इधर पूछा, तो x आपका क्या सेट हो जाएगा, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, मतलब जिस चीज का एक्सपेक्टेड वैल्यू या ऐसे पूछता है वही x सेट होगा। अब आप बताइए x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, नंबर ऑफ, भाई क्वेश्चन में हुआ क्या वो तो सुन लो पहले। एक लॉट था, एक मतलब ग्रुप बॉक्स है, इसके अंदर 15 बल्ब है विच इंक्लूड 5 डिफेक्टिव, मतलब 5 तो डिफेक्टिव है और जो 10 है वो राइट है या नॉन डिफेक्टिव है, एनडी लगा लीजिए। 15 लॉटों में ही 5 डिफेक्टिव है। अब इनमें से 2 सैंपल निकाले गए हैं, 2 बल्ब निकाले हैं, इस बात का ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। तो आप बताइए जब 2 बल्ब निकाले तो ये जो 2 बल्ब हैं ये क्या, मतलब इसमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब का बताओ। एक भी नहीं हो सकता, एक हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकते, क्यों, 2 ही निकाले। तो x जो है वो क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 0, 1 और 2। ठीक है, अब इस पर फिर वो मतलब आपको प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बताना होता है। ठीक है, चलो एक पहले एक काम करते हैं, सॉल्व भी कर लेते हैं। मतलब x इक्वल टू 0 मतलब क्या है, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, एक भी डिफेक्टिव नहीं है।
तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव, पहले पे भी नॉन डिफेक्टिव आया और दूसरे पर भी नॉन डिफेक्टिव आया। अब नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी बता दीजिए, बताइए। 10/15 मल्टीप्लाइड बाय 10/15 नहीं यार, एक निकल गया ना, 2 सैंपल निकाले ना, तो एक निकालने के बाद दूसरा निकाला ना, और बोला भी उसने विदाउट रिप्लेसमेंट था, तो 9/14। अब इनको काटा पीटी मत करिएगा, मेरी सजेशन है आप मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, क्योंकि वो लास्ट में जब वो टेबल बनता है ना, तो एलसीएम एलसीएम लेते हैं तो 1 आ जाता है इजीली। ठीक है, इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 बता दो मुझे। भाई x इक्वल टू 1 का मतलब यही हो गया ना कि पहले पर डिफेक्टिव है। हाँ जी, तो x इक्वल टू 1 में ऐसा हो सकता है कि पहला डिफेक्टिव हो और दूसरा नॉन डिफेक्टिव हो, या फिर पहला नॉन डिफेक्टिव हो और दूसरा डिफेक्टिव। ये अलग अलग सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसी के आगे मल्टीप्लाई बाय 2 लगा लीजिए आगे चलकर जब सॉल्व करेंगे। और x इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया, दोनों तो डिफेक्टिव इनटू डिफेक्टिव, बस कम कर लीजिए और फिर टेबल दिया। 2 से 3 नंबर में आएगा, तो ज्यादा मुश्किल नहीं देंगे आप। एक वो वाला करवा दो, विन और लॉस वाला था ना, जो डाइस में 4 से ग्रेटर आता है तो प्लस। बता दीजिए, क्वेश्चन निकाल दीजिए। एमटीजी करिए। ठीक है भाई, डाइस सॉल्व देखिए, इसमें सही है, रैंडम वेरिएबल में सही है। राइट पेज में राइट साइड 79 जैसे मैंने पूरी एमटीजी करा के दिया कुछ 79 तक की सारी। क्वेश्चन में 79 देख लीजिए। एक गेम है, अ मैन विंस ₹5 और 5 फॉर अ 6 एंड लूजेस ₹1 फॉर अनदर नंबर। चलो ये देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। एक गेम है, एक बंदा जो है वो ₹5 जीतता है 6 आने पर, और बाकी ₹1 हारता है अगर कोई और नंबर आया तो मतलब एक डाइस है, उसमें मामला आपके पास यहाँ पे 6 के लिए रखा है और बाकी क्या बच गए 1 2 3 4 सही है। ये आता है तो जीतता है, विन ₹5, और अगर ये आता है तो लूज करता है। ठीक है, कितना, एक। ठीक है, द मैन डिसाइडेड टू थ्रो अ डाइस थ्राइस। एक बंदा जो है वो 3 बार डाइस को फेंकने का निर्णय लेता है, बट टू क्विट एज एंड व्हेन ही गेट्स अ 6। लेकिन उसने एक रूल बनाया कि मैं छोड़ दूंगा गेम को अगर जैसे मेरा 6 आ जाए, मैं ₹5 उठाया और भग लूंगा, यही था। और फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द अमाउंट ही विन और लूज। आपसे पूछा है कि कितना वो जीत सकता है, कितना वो हार सकता है। ठीक है, अच्छा जी, तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या क्या हो सकता है, पहले तो तुम ये समझाओ। अच्छा, इसमें अमाउंट पूछा है ना आपसे, एक्स क्या सेट होगा इसका नहीं, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या पूछी है यार, सुनते नहीं हो एक तो तुम। एक्सपेक्टेड वैल्यू बोली थी कितना अमाउंट जीत सकता है, इस बात की एक्सपेक्टेड वैल्यू बताओ। तो अमाउंट कितना जीतेगा वही आपका एक्स है, कितनी कितनी जीत सकता है, सिर्फ 5 ही जीतेगा क्या, 15 के जीत जाएगा। तो लेकिन उसने ये भी तो डिसाइड किया है कि एक बार आती, एक बार जीत गया खत्म खेल, मैं नहीं खेल रहा फिर। या तो पहली बार में जीत जाए तो 5। अब हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे ना, अब यहाँ पर x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं आएगी, 3 4 5। अब आपको खुद बुद्धि लगानी है यहाँ पर कि x क्या हो सकता है। तो ठीक है, यहाँ पे मतलब अमाउंट है ना, अमाउंट ही कैन, अमाउंट विन और लूज। ठीक है, चलिए चलिए हम सोचेंगे इसके बारे में। पहले मुझे एक बात बताओ, क्या क्या हो सकता है वो बताओ भाई। सबसे पहले ही जीत गया, मतलब सबसे पहले ही विन। अच्छा, विन अगर कर गया पहले में तो अमाउंट तो बता दो क्या क्या हो सकता है। 5, बहुत बढ़िया। अच्छा, और क्या हो सकता है, पहले मैं लूज किया और लेकिन सेकंड बज्जी में जीत गया,
अमाउंट बताओ कैसे। -1 है। बहुत बढ़िया, तो यहाँ 4 लिख दो। अब ध्यान रखना x क्या क्या वैल्यू ले सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। ठीक है जी, और बताइए भाई। लूज लूज और फिर विन। +3 अच्छा यार, ये क्यों नहीं बताया तुमने। क्योंकि एक बार जीतने पे वो फिट कर देगा। बिल्कुल, जैसे ये जीता तो ये काहे कहा, ये तो होंगे ही नहीं, तो ये समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ जी बताओ कितना। 3। बहुत बढ़िया। जैसे तीनों में यहाँ पे और या तो लूज लूज लूज। हाँ जी कितना। -3 0 है, उधार चढ़ गया -3 का, 3 रुपया उधार आपका चला गया। केसेस बता दो, केसेस क्या क्या हो सकते हैं। पहला वाला विन है तो केस इसमें बनेंगे ही नहीं। इसमें बताओ लूज है फिर विन है, क्या विन लूज लिख सकता हूँ क्या। क्यों, विन होते ही बच जाएगा और लूज का सामना बनेगा नहीं, तो एक ही केस है इसमें। इसमें भी एक ही केस है, इसमें भी एक ही केस है। अब चलो प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। चलो तो मतलब मेरी एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताओ। ए यार तुम एक तो ना, बताने का कोई सहूर ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू -3, बताइए कैसे निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ फिर लूज और फिर इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ लूज बताइए। 5 भाई 1 2 3 4 5 तक लूज कर रहा था, छठवें में जीत रहा था, तो मतलब 5/6, 5/6 इनटू में 5/6। इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसके होने का कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 125/216। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। हाँ जी, इसमें मेरे ख्याल से लूज लूज विन है, तो इसका आपके पास 5/6 इनटू में 5/6 इनटू में 1/6, तो ये आपके पास 25/216। अब तो मेरे ख्याल से कर लोगे आप, ठीक है ऐसा करो। और बताइए, वो मत रुको, ठीक है जा सकते हैं।